अर्जुन भानुशाली करोड़ों का मालिक था। जब वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता था तो लड़कियां उसे देखती रह जाती थीं। अर्जुन भानुशाली से शादी करना हर लड़की का सपना था, लेकिन अर्जुन भानुशाली ने अनिका मेहरा से शादी की और अपनी ससुराल में एक नौकर बनकर रहने लगा। आखिर अर्जुन भानुशाली की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे अपने ससुराल में नौकर बनकर रहना पड़ा। जब अर्जुन भानुशाली की सच्चाई अनिका मेहरा के सामने आई तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। अर्जुन भानुशाली के पिता श्याम भानुशाली खेती किया करते थे। श्याम भानुशाली की पत्नी राधिका भानुशाली बहुत ही सुलझे विचारों की महिला थी। श्याम भानुशाली के पिता ने उनको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि श्याम भानुशाली ने राधिका से लव मैरिज की थी। श्याम भानुशाली के पिता ने उनको दो ऑप्शन दिए थे, या तो वो अपनी पत्नी राधिका को छोड़ दें या फिर अपने परिवार को। राधिका का श्याम भानुशाली के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए श्याम भानुशाली ने राधिका का साथ नहीं छोड़ा बल्कि अपने परिवार का साथ छोड़ दिया। श्याम भानुशाली ने मंदिर में राधिका से शादी करते वक्त उसे वचन दिया था कि वो किसी भी हाल में उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने अपना वचन निभाया। जब श्याम भानुशाली और राधिका भानुशाली ने अपना गांव छोड़ा था तो उनके पास कुछ भी नहीं था। 2 दिन श्याम भानुशाली और राधिका भानुशाली ने एक मंदिर में बिता दिए और फिर वही मंदिर के पास एक छोटी सी झोपड़ी बना ली, जिसमें वो दोनों आराम से रहने लगे। राधिका भानुशाली को सिलाई बुनाई का काम आता था और श्याम भानुशाली अपने गांव में खेती करता था, इसीलिए उसे फार्मिंग का काम बहुत अच्छे से आता था। दोनों ने अपने अपने हिसाब से काम ढूंढना शुरू कर दिया। 3 दिन के बाद श्याम भानुशाली को माली का काम मिल गया था और 1 हफ्ते के बाद राधिका भानुशाली को एक टेलर की दुकान पर काम मिल गया था। श्याम भानुशाली को महीने का 8,000 और राधिका भानुशाली को महीने का 5,000 मिलने लगा था, इसीलिए दोनों बहुत ही खुश थे। धीरे धीरे करके दोनों को काम करते हुए लगभग 2 महीने हो गए। एक दिन दोनों शाम को अपने काम से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि किसी ने उनकी झोपड़ी तोड़ दी थी और उनका सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया था। श्याम भानुशाली और राधिका भानुशाली दोनों ये देखकर बहुत ही दुखी हो गए थे। दोनों ने रात तो जैसे तैसे वहीं पेड़ के नीचे गुजार दी। अगले दिन दोनों ने अपने अपने काम से छुट्टी ले ली थी और रहने के लिए एक किराए का कमरा देखना शुरू कर दिया। एक बहुत ही बूढ़ी अम्मा थी, लगभग 65 साल की। उनके घर में वो दोनों रहने लगे। उनके घर में एक कमरा खाली था, वो लोग उसी कमरे में रहने लगे। रहने के लिए कमरा तो मिल गया था, अब गृहस्थी जमाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। दोनों मार्केट गए और जरूरी सामान खरीद कर ले आए। आज उनके पास रहने के लिए पक्की छत थी, किराए की ही सही। राधिका भानुशाली ने आज श्याम भानुशाली की पसंद का खाना बनाया। श्याम भानुशाली को पालक पनीर और चावल बहुत ही पसंद थे। खाने की खुशबू अम्मा के कमरे तक पहुंच गई और वो उनके कमरे में आ गई। उन्होंने राधिका भानुशाली से कहा, बिटिया, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बनाया है तुमने खाने में? अम्मा घर में अकेले रहती थी। उनके 2 बेटे थे और दोनों विदेश में रहते थे। अम्मा की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, इसीलिए वो खाना बहुत कम बना पाती थी और कभी कभी तो वो भूखे पेट सो जाया करती थी। राधिका भानुशाली ने अम्मा को कुछ नहीं बताया कि उसने खाने में क्या बनाया है, बल्कि एक थाली में खाना लगाकर अम्मा को दिया। ये देखकर अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। राधिका भानुशाली ने अम्मा की थाली में थोड़े से चावल, पालक पनीर की सब्जी और 2 रोटी रखी थी। अम्मा ने उस खाने को बहुत ही चाव से खाया और कभी कभी खाना खाते समय उनकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे। अम्मा की आंखों में आंसू देखकर राधिका भानुशाली और श्याम भानुशाली भी भावुक हो गए थे। अम्मा की थाली की रोटी खत्म हो गई थी तो राधिका भानुशाली ने उनसे पूछा, अम्मा, 1 रोटी और दे दूं? तो उन्होंने मना कर दिया और दोनों से कहा, बेटा,
तुम लोग भी अपना खाना लगा लो और मेरे साथ ही खाओ, मुझे भी अच्छा लगेगा। राधिका भानुशाली ने अपने और श्याम भानुशाली के लिए भी खाना लगा लिया और तीनों ने एक साथ खाना खाया। श्याम भानुशाली ने जब अम्मा को इस तरह खाना खाते हुए देखा तो उसे अपनी अम्मा की याद आ गई थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो अम्मा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए, कोई बात है क्या? इस पर श्याम भानुशाली ने अम्मा से कहा, कुछ नहीं अम्मा, बस मुझे अपनी गांव वाली अम्मा की याद आ गई थी। वो भी हमारे साथ इसी तरह बैठकर खाना खाया करती थी। कोई बात नहीं बेटा, तू मुझे अपनी अम्मा ही मान ले, आखिर मैं भी तो तेरी अम्मा की उम्र की हूं ना। तो राधिका भानुशाली ने अम्मा से कहा, बिल्कुल सही बात कह रही हो अम्मा, अब से तुम ही हमारी अम्मा हो। अम्मा खाना खाकर अपने कमरे में चली गई थी। राधिका भानुशाली और श्याम भानुशाली ने मिलकर घर का सारा काम खत्म किया और फिर दोनों आराम करने के लिए लेट गए। थोड़ी देर तक दोनों अपने अपने काम की बातें करते रहे और फिर उन्हें पता ही नहीं चला कि वो बातें करते करते कब सो गए। सुबह 5 बजे राधिका भानुशाली की नींद खुली तो उसने सबसे पहले अपने कमरे में झाड़ू पोछा किया। उसके बाद नहा धोकर तैयार होकर भगवान की पूजा की और फिर चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। तब तक श्याम भानुशाली भी उठ गए थे। श्याम भानुशाली भी नहा धोकर तैयार होकर आ गए थे। राधिका भानुशाली ने उनको चाय दी और कुछ बिस्किट प्लेट में रख दिए। तभी श्याम भानुशाली ने कहा, राधिका, एक बार अम्मा के पास जाकर देख लो, अगर वो उठ गई हो तो उन्हें भी चाय दे दो। राधिका ने जब उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। वो तुरंत ही सोकर उठी थी। दरअसल अम्मा सुबह 7 बजे उठती थी। अम्मा ने पूछा, क्या हुआ राधिका बिटिया, सब ठीक तो है ना, सुबह सुबह कैसे आ गई? अम्मा, हमने चाय बनाई थी, इसीलिए आपको पूछने के लिए आ गई। आप हाथ मुंह धो लीजिए और हमारे साथ चाय पी लीजिए आकर। अम्मा ठीक है बिटिया कहकर बाथरूम में चली गई और 10 मिनट के बाद अम्मा राधिका भानुशाली के कमरे में आ गई। राधिका भानुशाली ने दोबारा चाय गरम की और सबने एक साथ बैठकर चाय पी। अम्मा का साथ पाकर दोनों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। ठंड का मौसम था। अम्मा चाय पीकर थोड़ी देर धूप में बैठने के लिए चली गई। श्याम भानुशाली भी थोड़ी देर अम्मा के साथ धूप में बैठ गया। तब तक इधर राधिका भानुशाली ने दोपहर का खाना बना लिया और अपना और श्याम भानुशाली का टिफिन पैक करके रख दिया। साथ ही में अम्मा के लिए भी खाना निकालकर उनके कमरे में रख दिया। धीरे धीरे करके इसी तरह से दिन गुजरने लगे थे। कमरे के किराए में रहते हुए दोनों को 1 महीना हो गया था। राधिका भानुशाली जब अम्मा को किराया देने के लिए गई तो अम्मा ने किराया लेने से मना कर दिया। उन्होंने राधिका भानुशाली से कहा, राधिका बिटिया, मैं तुमसे ये किराया नहीं ले सकती। तुमने और श्याम ने मुझे अपनी अम्मा की तरह प्यार दिया, तो भला एक अम्मा अपने बच्चों से किराया कैसे ले सकती है? और बेटा, ये कमरा मैंने किराए के पैसे के लिए नहीं उठाया था। मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे पति की अच्छी खासी पेंशन मिल जाती है। मैंने तो ये कमरा किराए पर इसलिए उठाया था ताकि कोई ऐसा इस कमरे में रहने के लिए आए जिसकी वजह से मेरा अकेलापन दूर हो जाए। और तुम दोनों के आने की वजह से मेरा अकेलापन दूर हो गया। मुझे तुम दोनों में अपने बच्चे दिखाई देते हैं। मेरे बच्चे तो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर विदेश चले गए। 3 साल हो गए हैं, वो लोग मुझसे मिलने तक नहीं आए। जब भी मैं उन्हें यहाँ आने के लिए कहती हूँ तो वो लोग ये कहकर मना कर देते हैं कि अभी उनके पास समय नहीं है। राधिका भानुशाली ने कहा, नहीं अम्मा जी, ऐसा मत कीजिए, आप ये किराए के रुपए ले लीजिए। तो अम्मा ने राधिका भानुशाली से कहा, अच्छा बेटा, अगर मुझे ये किराए के रुपए देना चाहती हो तो फिर मैंने तुम्हारे घर पर इस 1 महीने में जितना खाना खाया है उसका हिसाब मुझे बता दो, मैं उस खाने के रुपए दे दूंगी। तो राधिका भानुशाली ने कहा, कैसी बातें कर रही हो अम्मा, हम आपसे खाने के पैसे लेंगे? हमारे लिए तो आप माँ समान हो, और भला एक बेटी अपनी माँ से खाने के पैसे कैसे ले सकती है? तो बेटा वही बात तो मैं भी कह रही हूँ ना कि एक माँ अपने बच्चों से घर में रहने का किराया
कैसे ले सकती है? राधिका भानुशाली ने कहा, अम्मा आपसे बातों में जीतना आसान नहीं है। ठीक है अम्मा, जैसा आपको सही लगे आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए। तो फिर राधिका बिटिया, मैं तुमसे कमरे का किराया नहीं लूंगी। तुम मेरे इस घर को अपना घर समझकर आराम से रहो। राधिका भानुशाली ने अम्मा को गले से लगा लिया। अच्छा अम्मा, तुम आराम करो, मैं अब चलती हूँ, क्योंकि श्याम भी आते होंगे। रात का खाना बना लेती हूँ। इस पर अम्मा ने कहा, अरे बिटिया, दिन भर तो आराम ही करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम खाना बनाना और मैं तुम्हारे साथ आराम से बातें करती रहूंगी। ठीक है अम्मा, चलिए चलते हैं। राधिका भानुशाली अपने कमरे में आ गई और रात के खाने की तैयारी करने लगी। अम्मा ने राधिका भानुशाली से उसके काम के बारे में पूछा तो उसने बताया, अम्मा काम ठीक ठाक ही चल रहा है। अच्छा राधिका बिटिया, मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो राधिका भानुशाली ने कहा, कहो ना अम्मा, क्या बात है? अगर आपको कुछ कहना है तो उसके लिए आपको मेरी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। राधिका बिटिया, तुम सुबह 10 बजे जाती हो और रात के 7 बजे घर वापस लौट कर आती हो। 9 घंटे काम करने के बाद वो निगोड़ा बनवारी तुम्हें सिर्फ 5,000 रुपये देता है। मेरे पास एक सिलाई मशीन रखी है, वो ठीक से काम नहीं कर रही है। तुम श्याम से कहकर उसे बनवा लो और अपना सिलाई का काम अपने घर से शुरू करो। राधिका भानुशाली ने कहा, ठीक है अम्मा, श्याम को आने दीजिए, मैं उनसे इस बारे में बात करती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। जब श्याम भानुशाली घर आया तो राधिका भानुशाली ने उससे इस बारे में बात की। श्याम भानुशाली ने कहा, ठीक है राधिका, तुम अम्मा से सिलाई मशीन लेकर मुझे दे देना, मैं रास्ते में जो एक दुकान पड़ती है उससे बनवा कर ले आऊँगा। राधिका भानुशाली सबके लिए खाना निकाल रही थी। तभी श्याम भानुशाली अम्मा को बुलाने के लिए उनके कमरे में चला गया। अम्मा ने श्याम भानुशाली से कहा, बेटा राधिका ने तुम्हें कुछ बताया? तो श्याम भानुशाली ने कहा, हाँ अम्मा, राधिका ने मुझे सिलाई मशीन के बारे में बताया। आप मुझे दे दीजिएगा, मैं उसे कल बनवा कर ले आऊँगा। ठीक है बेटा, ये देखो अलमारी में रखी है, इसे निकाल लो और अपने साथ लिए चलो। श्याम भानुशाली ने अलमारी से वो सिलाई मशीन निकाली और अपने साथ अपने कमरे में ले गया। तीनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और उसके बाद अम्मा अपने कमरे में सोने के लिए चली गईं। अगले दिन श्याम भानुशाली वो सिलाई मशीन बनवा कर ले आया था। उसको बनवाने में 200 रुपये खर्च हुए थे। अम्मा ने आस पड़ोस में जाकर सबको राधिका भानुशाली के बारे में बता दिया था कि राधिका भानुशाली को सिलाई बहुत अच्छी तरह से करनी आती है। अभी तक वो बनवारी की दुकान पर कर रही थी, लेकिन अब वो अपने घर से सिलाई करेगी और मैं राधिका बिटिया से कह दूंगी तो वो आप लोगों के कपड़े उस बनवारी से कम पैसों में सिल दिया करेगी। राधिका भानुशाली ने घर से कपड़े सिलना शुरू कर दिया। शुरुआत के 1 महीने में कपड़े थोड़े कम आए, लेकिन फिर अगले महीने से ठीक ठाक कपड़े आने लगे। राधिका भानुशाली को अब आराम करने के लिए भी काफ़ी समय मिल जाता था। राधिका भानुशाली ने थोड़े थोड़े रुपए जोड़कर पीको वाली मशीन भी खरीद ली। अब राधिका भानुशाली के पास अच्छा खासा काम आने लगा था और वो अपना काम बहुत ही मन लगा कर करती थी। एक बार जो राधिका भानुशाली के पास अपने कपड़े सिलवा लेता था तो वो कभी किसी और के पास नहीं जाता था। धीरे धीरे करके 6 महीने गुजर गए थे। अब अम्मा का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो गया था। वो अब बहुत ही खुश रहने लगी थी। एक दिन राधिका भानुशाली अपना काम कर रही थी, तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगे और कई दिनों से उसे वोमिटिंग जैसा फील हो रहा था। चक्कर आने की वजह से राधिका भानुशाली चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई और आराम करने लगी। तभी अम्मा राधिका भानुशाली के कमरे में आई और राधिका भानुशाली को इस तरह लेटे हुए देखा तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ राधिका बिटिया, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो राधिका भानुशाली ने अम्मा की बातों का जवाब दिया, नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, तबीयत तो अभी तक ठीक थी पर पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत ही चक्कर आ रहे हैं और पिछले 1 हफ्ते से मुझे वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है। अम्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उन्होंने कहा, चलो राधिका बिटिया, हम अभी डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। राधिका भानुशाली अम्मा के साथ डॉक्टर को दिखाने के लिए चली तो डॉक्टर ने बताया,
अम्मा, आपकी राधिका बिटिया माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर राधिका भानुशाली बहुत ही खुश हो गई थी और साथ में अम्मा भी बहुत खुश हो गई थी। डॉक्टर ने राधिका भानुशाली को कुछ दवाइयाँ लिखी जिसे खाकर उसकी वोमिटिंग और चक्कर आने बंद हो जाने थे। दोनों मेडिकल स्टोर से दवा लेकर अपने घर वापस आ जाती हैं। आज राधिका भानुशाली के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। अम्मा ने राधिका भानुशाली को बहुत सी हिदायतें दे डाली थी कि ज़्यादा देर तक एक साथ बैठकर काम नहीं करना, कोई भी भारी सामान नहीं उठाना और आराम से धीरे धीरे चलना है। राधिका भानुशाली अम्मा की बातें बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। राधिका भानुशाली ने अम्मा से कहा, अम्मा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। आपने मुझे जो भी बताया है, मैं आपकी सारी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी और जैसा आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। श्याम भानुशाली अपने काम से वापस घर आ जाते हैं। उन्होंने जब राधिका भानुशाली को देखा तो उनके चेहरे पर आज एक अलग ही रौनक दिखाई दे रही थी। श्याम भानुशाली ने राधिका भानुशाली से पूछा, क्या बात है राधिका, आज तुम्हारा चेहरा बहुत ही चमक रहा है। आज तुम बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही हो। और अम्मा, तुम मन ही मन में इस तरह से क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या छुपा रही हो तुम दोनों मुझसे? तो अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, मुस्कुराने वाली बात है तो मुस्कुराएंगे नहीं क्या? अरे अम्मा, मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ ना कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आप दोनों इस तरह से मुस्कुरा रही हो। देख श्याम, मैं तो तुझे कुछ नहीं बताने वाली। जो भी बताएगी राधिका बिटिया खुद ही बताएगी। मैं तो अपने कमरे में चली। राधिका बिटिया जब खाना बन जाए तो मुझे बुला लेना। राधिका भानुशाली ने कहा, ठीक है अम्मा, जैसे ही खाना बन जाएगा मैं आपको बुला लूँगी। अम्मा अपने कमरे में चली गई। श्याम भानुशाली ने राधिका भानुशाली से फिर वही सवाल किया, बताओ राधिका, क्या बात है? राधिका भानुशाली ने शर्माते हुए कहा, अब हम 2 से 3 होने वाले हैं। श्याम भानुशाली ने राधिका की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से वही सवाल किया, अब तुम ये पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो? सीधे सीधे बताओ ना राधिका, क्या बात है? तुम इतना खुश क्यों हो? राधिका भानुशाली ने श्याम भानुशाली से कहा, श्याम, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब हम 2 से 3 होने वाले हैं, यानी कि हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है और आप पापा बनने वाले हैं। ये खबर सुनते ही श्याम भानुशाली ने राधिका भानुशाली को गोद में उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। तो राधिका भानुशाली ने कहा, अरे मुझे गोल गोल ना घुमाओ, चक्कर आने लग जाएंगे। सॉरी सॉरी कहते हुए श्याम भानुशाली ने राधिका भानुशाली को नीचे उतार दिया और प्यार से राधिका भानुशाली का माथा चूम लिया। राधिका, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुमने आज मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा है? सब ठीक तो है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इस प्रेगनेंसी में? तो राधिका भानुशाली ने कहा, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप फ्रेश होकर आ जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। श्याम भानुशाली गाना गुनगुनाते हुए जा रहे थे, मैं तो पापा बन गया, आहा मैं तो पापा बन गया। तो राधिका भानुशाली ने कहा, अभी पापा बनने में समय है, थोड़ा इंतजार करो। धीरे धीरे करके राधिका भानुशाली की डिलीवरी का समय आ रहा था और काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। राधिका भानुशाली ने 3 सिलाई मशीन और खरीद ली थी और काम करने के लिए 2 लड़कियां भी रख ली थी। अम्मा ने राधिका के काम करने के लिए स्टोर रूम को खाली कर दिया था। राधिका भानुशाली अपनी सभी मशीन वहां पर सेट कर दी थी और लड़कियां वहीं पर काम कर रही थी। एक दिन की बात है, राधिका भानुशाली के पास एक बहुत बड़े बुटीक का मालिक आया था। वो चाहता था कि उसके डिजाइन किए हुए कपड़े राधिका भानुशाली सिले, क्योंकि राधिका भानुशाली के सिले हुए कपड़ों की तारीफ चारों तरफ होने लगी थी। राधिका भानुशाली ने उनसे कहा, सर, हमें आपका ऑर्डर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मुझे 1-2 महीने का समय चाहिए, क्योंकि अगले महीने मेरी डिलीवरी होने वाली है। तब मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे 2 महीने का समय दे दीजिए।
तब तक आप अपने कपड़े जिससे सिलवाते हैं वहीं पर सिलवा लीजिए। उस बुटीक के मालिक का नाम रघुवीर मेहरा था। रघुवीर मेहरा को राधिका भानुशाली से बात करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, ठीक है राधिका जी, जैसा आपको सही लगे, लेकिन 2 महीने के बाद आपको हमारा ऑर्डर लेना ही पड़ेगा। राधिका भानुशाली ने मुस्कुराते हुए कहा, सर 2 महीने के बाद आपका ऑर्डर मैं ही बनाऊंगी, आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। रघुवीर मेहरा राधिका भानुशाली से बात करके वापस चले गए। शाम को जब श्याम भानुशाली और अम्मा कमरे में आए तो राधिका भानुशाली ने उन लोगों को बताया कि मेहरा बुटीक के मालिक रघुवीर मेहरा आए थे। वो अपने शोरूम के लिए हमसे कपड़े सिलवाना चाहते हैं। तो श्याम भानुशाली ने राधिका से कहा, लेकिन राधिका, मेहरा बुटीक तो बहुत ही डिजाइनर बुटीक है, वहाँ पर बड़े बड़े लोग डिजाइनर कपड़े खरीदने आते हैं, और तुम इतने डिजाइन कहाँ से लेकर आओगी? तो राधिका भानुशाली ने कहा, उनका डिजाइनर खुद ही सारे डिजाइन फाइनल करेगा, हमें सिर्फ उनके लिए कपड़े सिलना होगा। ये सुनकर श्याम भानुशाली को बहुत ही तसल्ली हुई कि चलो अच्छी बात है, राधिका डिजाइनर कपड़े बनाएगी तो उसका काम और भी जगह पर फैल जाएगा। 9 महीने का समय पूरा हो गया। राधिका भानुशाली ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। श्याम भानुशाली ने अपने बेटे का नाम अर्जुन भानुशाली रखा। अर्जुन भानुशाली अक्सर अम्मा के पास ही रहता था, जिसकी वजह से राधिका भानुशाली अपने काम पर बहुत अच्छी तरह से फोकस कर पा रही थी। राधिका भानुशाली का सिलाई का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसीलिए उसे हिसाब किताब रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। एक दिन उसने श्याम भानुशाली से कहा, श्याम, मुझसे हिसाब किताब नहीं संभाला जा रहा और हमें अपना काम बढ़ाने के लिए एक बड़ी सी दुकान रेंट पर लेनी पड़ेगी और कुछ लड़कियां भी बढ़ानी होगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जॉब छोड़ दें और यहाँ के हिसाब किताब की जिम्मेदारी आप ले लें। श्याम भानुशाली ने हंसते हुए कहा, अरे राधिका, इसमें इतना हिचकिचाने की क्या ज़रूरत थी? तुम मुझसे सीधा सीधा भी तो बोल सकती थी। राधिका ने पास पास में 2 दुकान बड़ी सी रेंट पर ले ली थी और वहीं से अपना सारा काम करवाने लगी। कभी कभी अम्मा भी राधिका के साथ उसकी दुकान पर चली जाया करती थी। अम्मा का दुकान पर आना राधिका भानुशाली को बहुत अच्छा लगता था। श्याम भानुशाली ने अपनी जॉब छोड़ दी थी और वो दुकान का सारा हिसाब किताब संभालने लगा था। काम बहुत अच्छे से चल रहा था और धीरे धीरे करके अर्जुन भानुशाली भी बड़ा हो रहा था। अर्जुन भानुशाली का स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। वो बहुत ही बड़ा प्राइवेट स्कूल था। एक दिन श्याम भानुशाली ने राधिका भानुशाली से कहा, राधिका, आज की डेट में हमारे पास 10 लड़कियां और 5 लड़के काम करते हैं, क्यों ना हम लोग अपना एक कपड़ों का शोरूम खोलें? तो राधिका भानुशाली ने कहा, लेकिन हम डिजाइन कहाँ से लाएंगे? तो श्याम भानुशाली ने कहा कि राधिका, हम एक डिजाइनर हायर कर लेंगे जो हमारे लिए कपड़े डिजाइन करेगा। राधिका भानुशाली ने कहा, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हम तो रघुवीर मेहरा बुटीक के लिए कपड़े सिलते हैं ना। राधिका, मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग उनके लिए कपड़े सिलना बंद कर देंगे, हम उनके लिए भी कपड़े सिलते रहेंगे और अपना एक अलग से शोरूम खोलेंगे जिसमें हमारे डिजाइन किए हुए कपड़े रहेंगे। लेकिन श्याम, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? राधिका, मैंने उस बारे में एक बैंक से बात कर ली है, वो हमें अपना शोरूम खोलने के लिए लोन दे देंगे और हम हर महीने उस लोन की किस्त भरते रहेंगे। जैसा कि श्याम भानुशाली ने सोचा था, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। श्याम भानुशाली और राधिका भानुशाली ने मिलकर अपना एक कपड़ों का शोरूम खोला, जिसका नाम रखा राधे श्याम भानुशाली डिजाइनर बुटीक। श्याम भानुशाली ने जब अपने शोरूम का उद्घाटन किया तो रघुवीर मेहरा को भी बुलाया था। रघुवीर मेहरा और श्याम भानुशाली में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे करके दिन गुजर रहे थे और राधिका भानुशाली का काम बढ़ता जा रहा था। अब उनके कपड़ों की चर्चा हर जगह होने लगी थी, यहाँ तक कि विदेश में भी। अर्जुन भानुशाली पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसीलिए सब उसकी बहुत ही तारीफ किया करते थे। वो हमेशा हर चीज़ में फर्स्ट आता था, इसीलिए अर्जुन भानुशाली को सबसे आगे रहने की आदत हो गई थी। अर्जुन भानुशाली MBA करने के लिए अमेरिका चला गया।
अब इधर अम्मा की तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब रहने लगी थी। एक दिन गांव से फोन आया कि श्याम भानुशाली की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई और उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी चिता को अग्नि उनका बेटा श्याम ही दे। श्याम भानुशाली और राधिका भानुशाली ने कई बार गांव में कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन श्याम भानुशाली के पिता ने ना कभी खुद बात की और ना ही कभी घर वालों से बात करने दी। श्याम भानुशाली ने अपने बेटे अर्जुन को भी बता दिया था कि उसकी दादी माँ एक्सपायर हो गई हैं, इसीलिए हमें उनके अंतिम दर्शन के लिए जाना होगा। अर्जुन भानुशाली ने तुरंत फ्लाइट की टिकट करवाई और अपने घर आ गया। फिर वहां से तीनों एक साथ गांव के लिए निकल गए। श्याम भानुशाली जब अपने पूरे परिवार के साथ गांव में पहुंचा तो सभी लोग उसकी सक्सेस की तारीफ कर रहे थे। श्याम भानुशाली के पिता को अंदर ही अंदर अपने बेटे और बहू पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन वो दिखा नहीं रहे थे। वो ऐसे दिखा रहे थे जैसे आज भी वो अपने बेटे से नाराज हैं। अर्जुन भानुशाली ने जब अपने दादा के पैर छुए तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया। श्याम भानुशाली ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और अगले दिन अपने शहर वापस आ गए। अर्जुन भानुशाली ने अमेरिका की फ्लाइट की टिकट करा लिया क्योंकि अभी उसके एमबीए का लास्ट सेमेस्टर रह गया था। अर्जुन भानुशाली अब अपने माता पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा था। उसने अमेरिका में राधे श्याम भानुशाली डिजाइनर बुटीक की एक ब्रांच खोली। अमेरिका वाले शोरूम को अर्जुन भानुशाली ने बहुत अच्छे से संभाल लिया था। सारे डिजाइनर कपड़े तैयार होकर इंडिया से ही अमेरिका जाते थे। अर्जुन भानुशाली का एमबीए कंप्लीट हो गया था और अब वो अपने शोरूम को संभालने लगा था। अर्जुन भानुशाली ने अमेरिका के साथ साथ इंडिया में भी कई जगह पर राधे श्याम भानुशाली डिजाइनर बुटीक खोले। अब हर जगह राधे श्याम भानुशाली डिजाइनर बुटीक के ही चर्चे थे। अब की बार लगभग 1 महीना हो गया था, रघुवीर मेहरा बुटीक शोरूम से कोई भी ऑर्डर नहीं आया था। श्याम भानुशाली जब उनके बुटीक पर गए तो उन्हें पता चला कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया है, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया है और वो अस्पताल में भर्ती है। ये खबर सुनते ही श्याम भानुशाली बहुत ही हैरान हो गए थे। वो मन ही मन में सोच रहे थे कि कोई इतने अच्छे इंसान को धोखा कैसे दे सकता है। श्याम भानुशाली अपने घर वापस आ गए थे। उन्होंने अम्मा और राधिका को इस बारे में बताया तो ये खबर सुनकर उनको भी बहुत हैरानी हुई थी। अम्मा को चलने फिरने में अब थोड़ी दिक्कत होने लगी थी, इसीलिए श्याम भानुशाली ने कहा, अम्मा आप यहीं पर रुको, हम लोग रघुवीर को देख कर आते हैं। लेकिन अम्मा जिद करने लगी कि उन्हें भी रघुवीर से मिलना है। इसीलिए श्याम भानुशाली को राधिका के साथ साथ अम्मा को साथ लेकर जाना पड़ा। तीनों हॉस्पिटल पहुंच गए। रघुवीर मेहरा के ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। तीनों रघुवीर मेहरा को देखकर वापस जा रहे थे। तभी रघुवीर मेहरा ने श्याम भानुशाली को रोक लिया और उससे कहा, श्याम मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं अपनी बेटी और पत्नी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़कर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बेटे अर्जुन भानुशाली की शादी मेरी बेटी अनिका मेहरा से कर दो। इसे मेरी अंतिम इच्छा समझकर पूरी कर दो। श्याम भानुशाली को समझ में नहीं आ रहा था कि वो हाँ कहे या ना। उन्होंने कहा कि पहले मुझे अर्जुन से बात करनी होगी, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। रघुवीर तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तुम अपना मास्क लगा लो। लेकिन रघुवीर ने मास्क नहीं लगाया। उसने कहा, श्याम तुम मुझे वचन दो कि तुम अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवाओगे। वो दोनों दुबई में रहते हैं, कल वो लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी अर्जुन को बुला लो और ये शादी 2 या 3 दिन में हो जाए। श्याम भानुशाली के पास वचन देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि रघुवीर अपना ऑक्सीजन मास्क नहीं लगा रहे थे। इसीलिए श्याम भानुशाली ने वचन दे दिया कि वो अपने बेटे अर्जुन भानुशाली की शादी उनकी बेटी अनिका मेहरा से करवाएंगे। इतना सुनते ही रघुवीर ने अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लिया और श्याम भानुशाली अपनी पत्नी और अम्मा के साथ वापस अपने घर आ गए। श्याम भानुशाली ने अपनी पत्नी राधिका भानुशाली और अम्मा को सब कुछ बताया तो अम्मा ने भी कहा, बेटा मरते हुए इंसान की इच्छा पूरी करना चाहिए।
एक बार अर्जुन से बात करो, देखो वो क्या कहता है। श्याम भानुशाली ने अर्जुन भानुशाली को तुरंत घर पर बुलाया और उससे इस बारे में बात की कि उन्होंने रघुवीर को वचन दिया है कि वो उसकी शादी उनकी बेटी अनिका मेहरा से करवाएंगे। अर्जुन भानुशाली ने कहा, पापा अगर आपने उनको वचन दिया है तो फिर ठीक है, मैं उनकी बेटी से शादी करूंगा। अगले दिन अर्जुन भानुशाली और श्याम भानुशाली रघुवीर के पास गए। रघुवीर ने अर्जुन भानुशाली को बताया कि उनकी बेटी अनिका मेहरा बहुत ही घमंडी और अकड़ू है और उनकी पत्नी में भी पैसों का बहुत ही घमंड है। लेकिन अभी तक उन लोगों को ये नहीं पता है कि हमारा बिजनेस पूरी तरह से डूब गया है। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। अर्जुन को दुबई में रहकर उन दोनों को सही रास्ते पर लाना होगा, जिसके लिए अर्जुन को घर जमाई बनना पड़ेगा। रघुवीर के मुंह से ये बातें सुनकर श्याम भानुशाली को बहुत ही हैरानी हो रही थी। रघुवीर ने कहा, अर्जुन तुम वहां पर बहुत ही गरीब लड़के बनकर जाओगे। मैंने अपनी पत्नी को और बेटी को तुम्हारी करोड़ों की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने उससे वचन लिया है कि मैं जिससे कहूँगा उसको उसी से शादी करनी पड़ेगी और उसने मुझे वचन दिया है कि वो मेरी बात का मान रखेगी। अर्जुन भानुशाली रघुवीर की बात मानने के लिए तैयार था। कोर्ट में शादी के लिए रघुवीर ने पहले से ही एप्लीकेशन दे दी थी। इसीलिए जैसे ही उसकी बेटी अनिका मेहरा और रघुवीर मेहरा की पत्नी सोनाली मेहरा आई, रघुवीर मेहरा ने तुरंत ही दोनों की शादी करवा दी। अर्जुन भानुशाली ने जैसे ही अनिका मेहरा को देखा, वो उसे देखता ही रह गया था। अनिका मेहरा बहुत ही सुंदर और स्मार्ट थी। अर्जुन भानुशाली ने अपने मन में सोच लिया था कि एक ना एक दिन वो अनिका मेहरा को अपना बनाकर रहेगा। अनिका मेहरा खुद सबको बताएगी कि वो उसका पति अर्जुन भानुशाली है। अनिका मेहरा और अर्जुन भानुशाली की शादी हो गई। उसके बाद रघुवीर मेहरा हॉस्पिटल आ गए और हॉस्पिटल आते ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। रघुवीर मेहरा का अंतिम संस्कार अर्जुन भानुशाली ने किया। अर्जुन भानुशाली अपने परिवार से मिलकर 5 दिनों के बाद अनिका मेहरा और अपनी सासू माँ के साथ दुबई चला गया और अपने माता पिता से कहकर गया कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करें, बहुत जल्दी अनिका मेहरा आपकी बहू बनकर इस घर में आएगी। श्याम भानुशाली और राधिका भानुशाली को अपने बेटे पर पूरा यकीन था, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को खुशी खुशी जाने दिया। क्या अनिका मेहरा अपने पति अर्जुन भानुशाली की सच्चाई जान पाएगी कि उसका पति करोड़ों का मालिक है, या फिर हमेशा उसे अपने घर का नौकर या फिर घर जमाई बनाकर रखेगी? क्या अर्जुन भानुशाली अपनी पत्नी अनिका और अपनी सासू माँ का घमंड तोड़ पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।